हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैंडेट ब्रेस। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स का अ कंप्लीट चैप्टर रिवीजन ऑफ कोरिलेशन। देखो, कोरिलेशन स्टैटिस्टिक्स का वो चैप्टर है जिसको हर कोई समझता है कि बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज इसमें ना बहुत ज़्यादा फॉर्मूलेस हैं एंड फॉर्मूलेस में आते हैं बहुत ज़्यादा स्क्वायर रूट्स। इसलिए सबको काफ़ी ऐसा लगता है कि होगा कि नहीं होगा, बहुत इरिटेटिंग लगता है बिकॉज कैलकुलेशन टफ हो जाता है, राइट। लेकिन स्टूडेंट्स, इसमें थ्योरी पोर्शन भी है जो अपने आप में इजी नहीं है। सो कोरिलेशन मैं बोलूँगी कि अच्छा खासा लेवल टेस्ट करता है आपका, एंड इट इज़ अ गुड चैप्टर। एंड इसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी चैलेंजिंग हो जाते हैं अगर स्टूडेंट्स ढंग से प्रिपरेशन नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट्स, दैट इज़ वाई वी आर गोइंग टू डू अ कंप्लीट चैप्टर रिवीजन टुडे विच इज गोइंग टू हेल्प यू टू अटेन गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशंस, राइट। उसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। वी टॉक अबाउट CBSE, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th, एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। वहाँ पे डिफरेंट स्टेट बोर्ड के चैनल्स को हम कवर करते हैं, सॉरी बोर्ड्स को, दैट इज MP बोर्ड, UP बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो आपको बिल्कुल बने रहना है स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स पर। एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं। फाइन, तो शुरू करते हैं भाई आज की क्लास। सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन है ना, बिकॉज अभी हम चैप्टर व्यू देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे, उसके डिग्री ऑफ कोरिलेशन के बारे में जानेंगे, मेथड्स के बारे में जानेंगे। मेथड्स में कार्ल पियर्सन मेथड सबको बहुत परेशान करता है, स्पीयर्समैन तो फिर भी ठीक है, एंड स्कैटर डायग्राम बहुत ईजी होता है एंड काफ़ी स्कूल्स में इससे कोई भी क्वेश्चन आता भी नहीं है, राइट। मेनली क्वेश्चन आपका या तो कार्ल पियर्सन से आएगा या तो आपका स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन से आएगा, ठीक है। सो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड कोरिलेशन। उससे पहले लेट्स गो थ्रू सम यूनिवाइरिएट एंड योर बाइवेरिएट। हमने पढ़ा कि वेरिएबल्स जो होते हैं, है ना, वेरिएबल्स के बीच में तो हमें रिलेशन देखना है, एसोसिएशन देखना है बेसिकली कोरिलेशन में, कि कोई के एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से कितना रिलेट करता है। अब जब हम बात करते हैं वेरिएबल्स की, एक होता है यूनि वेरिएबल, यानी जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल की स्टडी करते हैं। वहीं पे बाइवेरिएट क्या होता है स्टूडेंट्स, जहाँ पे मैं दो वेरिएबल्स की स्टडी करती हूँ। एंड मल्टीवेरिएट क्या हो जाता है, जहाँ पे मैं दो से ज़्यादा वेरिएबल्स को स्टडी करती हूँ। And then we have correlation, a method to find the relationship between two variables. If one increases, does the other one increases or decreases? कि अगर एक वेरिएबल में चेंज दिख रहा है तो दूसरे वेरिएबल में मुझे उसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। एंड पर्पसिव यूनिवेरिएबल का मतलब क्या रहता है, अंडरस्टैंड अ सिंगल वेरिएबल। एंड बाइवेरिएट क्या क्या होता है, हाउ टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड। मल्टीवेरिएट क्या होता है, हाउ मोर देन टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड। क्लियर? So what is correlation, students? It is a statistical tool that helps in the study of the relationship between two variables, is known as correlation. It also helps in understanding the economic behavior of the variable. Example of correlation between two variables are, पहला है एजुकेशन एंड इनकम, कि अगर एजुकेशन ज़्यादा होगी तो इनकम ज़्यादा होगी। वहीं पे टेम्परेचर अगर राइज होगा तो आइसक्रीम की स्केल, जो आइसक्रीम का जो सेल्स है वो भी अपने आप मेरा इंक्रीज होगा। रेनफॉल अगर ज़्यादा होगा तो ऑफकोर्स सॉरी हमारा जो क्रॉप यील्ड है वो भी इंप्रूव होगा। तो क्या है, जब एक वेरिएबल पे चीज़ें होती है तो दूसरे वेरिएबल पर उसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं एसोसिएशन हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं बिटवीन द टू वेरिएबल्स, तो कोरिलेशन का पार्ट है। क्लियर? सो वी कैन से दैट कोरिलेशन क्या है स्टूडेंट्स, एक स्टैटिस्टिकल टूल है जो हेल्प करता है टू स्टडी द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। क्लियर? ऑल ऑफ यू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। Done? एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स, एक्सरसाइज एंड फिटनेस लेवल, इंटरेस्ट रेट्स एंड बोरोइंग्स, ये सब हमारे टू वेरिएबल्स के कुछ एग्जांपल्स हैं। यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ दी सो दैट अगर आपको कभी थ्योरी आएगी कोरिलेशन की तो उसमें आप ये सारी चीज़ों को लिख सकते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, नेक्स्ट वी हैव, ये हमारा एक असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है कोरिलेशन एंड कॉसेशन के बीच में। कोरिलेशन बेसिकली स्टूडेंट्स हमें जो बताता है वो चीज़ क्या है, इट टॉक्स अबाउट एसोसिएशन, whereas causation talk about cause and effect.
means the degree of correlation between two or more variables can be determined using correlation. However, it does not consider the cause and effect relationship between the variables. If two variables are correlated, it could be any of the following reasons. थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो सकता है, म्यूचुअल डिपेंडेंस हो सकती है, प्योर चांसेस भी हो सकते हैं. तो मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि कोरिलेशन का डायरेक्टली मतलब नहीं कि हम किसी की चीज़ दो वेरिएबल्स के बीच में कॉज एंड इफेक्ट या कॉज एंड इम्पैक्ट का कोई रीजन देख रहे हैं. हम बेसिकली देख रहे हैं कि दोनों कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं, व्हाट इज द एसोसिएशन बिटवीन द टू. एंड उसके लिए वो कह रहे हैं कि सबसे पहले हमारे पास आ सकता है थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस. Means the influence of a third party can result in a high degree of correlation between two variables, and this analysis does not take into account third party influence. For example, the correlation between the yield per acre of grain and jute can be of high degree because both are linked the amount of rainfall. However, in reality, both these variables do not have any impact on each other. कि हो सकता है कि कई बार दोनों चीज़ें आपस में इतनी रिलेटेड नहीं हो, लेकिन एक थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो जिसकी वजह से दोनों के बीच में कोई रिलेशन हमें देखने को मिल रहा है. सिमिलरली, म्यूचुअल डिपेंडेंस ये कहता है इट मे बी चैलेंजिंग टू डिटरमाइन विच इज़ द कॉज एंड विच इज़ द इफेक्ट. जब हम लोग दो वेरिएबल्स की स्टडी कर रहे हैं, कई बार हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है डिटरमाइन करना कि कॉज क्या है एंड इफेक्ट क्या है. ठीक है, हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन में बताता है. इट इज़ ऑल्सो बिकॉज दे मे बी हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन वन अनदर. For example, when there is an increase in the price of a commodity, it increases its demand. Here, the price is the cause and demand is the effect. However, there is a possibility that the price of the commodity will rise due to the increased demand. In that case, increased demand is the cause and the price is the effect. इसका मतलब हम समझ रहे हैं कि it is very difficult to understand कि क्या cause है and क्या effect है. एक point of view से हमें लग सकता है कि ये cause है, दूसरे point of view से लग सकता है कि ये impact है, right? नेक्स्ट वी हैव इज प्योर चांस. मीन्स बिल्कुल हमारा प्रोबेबिलिटी बेस्ड है. इट इज़ पॉसिबल दैट द कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स वाज ऑब्टेन्ड बाय अ रैंडम चांस और अ कोइंसिडेंस. कि दोनों के बीच में जो कोरिलेशन निकला है या एसोसिएशन निकला है वो एक कोइंसिडेंस है, कोई पीछे प्लानिंग नहीं थी. देयरफॉर इट इज़ क्रूशियल टू डिटरमाइन वेदर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स अंडर एनालिसिस. For example, even if there is no relation between the two variables, one may see a strong connection between them. Right? So of course things are related to each other somehow and it is difficult to understand sometimes ki what is the reason behind it, but things are correlated. So what is the significance of correlation? It helps determine the degree of correlation between the two variables in a single figure. It makes understanding of economic behavior easier and identifies critical variables that are significant. When two variables are correlated, the value of one variable can be estimated using the value of the other, and this is performed with the regression of coefficients. तो पहले रिग्रेशन जो है, पहली बात तो आपके कोर्स में नहीं है, सिर्फ कोरिलेशन. यू शुड बी हैप्पी अबाउट इट. अगर हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस की, सबसे पहले तो हमें हेल्प करता है दोनों के बीच में एक एसोसिएशन ढूंढने का. हमें कोरिलेशन की डिग्री पता चलती है दो वेरिएबल्स के बीच में. हमें इकोनॉमिक बिहेवियर पता चलता है कि एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ को कैसे इफेक्ट कर सकती है. एंड थर्डली हमें ये पता चलता है कि एक वैल्यू की वजह से दूसरी वैल्यू पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, जिसके थ्रू हम लोग रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं. In the business world, correlation helps in taking decision and the correlation helps in making predictions which help in reducing uncertainty. As you all know कि business activity एक carry forward हम इसलिए करते कि हम profit कमाएं and profit कमाने के लिए we do a lot of planning. उस planning में हमें पता है कि plans जो बनते हैं इसमें हमेशा एक uncertainty रहती है. हमें नहीं पता कि आगे जाके क्या होगा, लेकिन फिर भी हम खुद को well prepared रखने की पूरी कोशिश करते हैं. तो यहाँ पे भी हम जब बात कर रहे हैं कोरिलेशन वगैरह, हमें उस वेल प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं कि हम लोग कैसे वेल प्रिपेयर्ड रहें कि हमारे पास कोई भी सिचुएशन आए तो हम उसको टैकल कर पाएं. ठीक है, क्लियर. तो ये हमारे पास कुछ पॉइंटर्स हैं कोरिलेशन के रिगार्डिंग. अभी तक देखो ये सारी चीज़ें थ्योरी बेस्ड हैं, अभी हमारा मेन फोकस रहेगा टूवर्ड्स द प्रैक्टिकल. राइट. सो कोरिलेशन क्या है भाई? ये टूल है जो बेसिकली दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप फिगर आउट करने के लिए हम निकालते हैं. टू वेरिएबल्स आर सेड टू बी कोरिलेटेड. दो वेरिएबल्स को आप कोरिलेटेड कब बोल सकते हो? पहला, the two variables are said to be correlated if a change in one causes a corresponding change in another.
पहली कंडीशन क्या है कि अगर एक वेरिएबल में चेंज आ रहा है उसकी वजह से दूसरे वेरिएबल में कुछ ना कुछ चेंज आता हुआ मुझे नजर आना चाहिए, तभी मैं बोलूंगी कि दोनों वेरिएबल्स मेरे कोरिलेटेड हैं। फॉर एग्जांपल, अ चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी लीड्स टू द चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड, जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा है। एंड इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट लेवल इंक्रीजेस द लेवल ऑफ आउटपुट, व्हेन इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन इंक्रीजेस एज वेल। तो एक जगह इंक्रीज दिख रहा है, उसका इम्पैक्ट मुझे दूसरी जगह भी दिख रहा है। Similarly, the degree of correlation between various statistical series is the main subject of analysis in such circumstances. Clear? Take a screenshot of it. Done? Now, these are the types of correlation जो एक एक करके हमें पढ़ना है। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक एक करके मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, ऐसे चार्ट्स वगैरह अगर आपको मौका मिले ना तो बना लिया करो, आप लोग अपने एग्जाम वगैरह में भी बनाया करो, इससे काफ़ी पेपर प्रेजेंटेशन इंप्रूव होता है एंड यू लर्न हाउ टू राइट इन योर मेन एग्जामिनेशंस। अभी से प्रैक्टिस करोगे तो 12th बोर्ड में आसानी होगी। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन, लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन, सिंपल, मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन। तो सबसे पहले मेरे पास क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, जब दोनों वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव क्या हो जाएगा, दोनों डायरेक्शन जो वेरिएबल्स है मेरे पास अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन आप उसमें नहीं दिखते हैं, सप्लाई में, लॉ ऑफ सप्लाई में प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ता है। नेगेटिव कोरिलेशन आप लोग डिमांड में देखते होंगे, है ना। डिमांड में क्या होता है, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो जाती है। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, लीनियर कोरिलेशन, व्हेन चेंज इन वन वेरिएबल टेंड्स टू बी बियर अ कांस्टेंट रेशियो और टू द अमाउंट ऑफ चेंज इन अदर वेरिएबल। वहीं पे नॉन लीनियर क्या हो जाएगा कि जो चेंज हो रहा है वो कांस्टेंट वे में नहीं हो रहा, कभी ज़्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है, तो फ्लक्चुएशंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको एक कांस्टेंट रेशियो देखने को मिलेगा। तो एक लीनियर कोरिलेशन आपको देखने को यहाँ मिल सकता है। क्लियर? नेक्स्ट मेरे पास आता है सिंपल कोरिलेशन, मल्टीपल कोरिलेशन एंड पार्शियल कोरिलेशन। सिंपल कोरिलेशन का मतलब होता है जहाँ पे मैं दो वेरिएबल्स को स्टडी करती हूँ। मल्टीपल क्या होता है, जब मैं दो से ज़्यादा वेरिएबल्स को स्टडी करती हूँ। एंड यहाँ पे पार्शियल होता है जब हम लोग दो वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। जैसे कि आपने देखा है, चाहे वो लॉ ऑफ डिमांड हो, लॉ ऑफ डिमांड हम लोग पढ़ते हैं ना, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट व्हेन द वैल्यू ऑफ द प्राइस इंक्रीजेस the quantity demand, sorry, when the quantity demanded increases according to the change in price, तो हम उसमें क्या पढ़ते हैं, law of demand states that there is an inverse relationship between the price of a commodity and the quantity demanded। मतलब कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, बाकी सारे फैक्टर्स को मुझे कांस्टेंट रखना है, सिर्फ वही चीज़ों को मुझे रखना है ऑन पॉइंट। तो वो कहाँ आता है, लॉ ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा है। तो वहाँ पे इन्वर्स रिलेशनशिप है, नेगेटिव कोरिलेशन तो है ही, लेकिन साथ में पार्शियल कोरिलेशन है, बिकॉज मैं सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रख रही हूँ सिवाय प्राइस और सिवाय उसके हिसाब से क्वांटिटी कैसे चेंज हो रही है। अदरवाइज बाकी सारी चीज़ें मैंने सेम कर रखी है। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। समझिए इस चीज़ को, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, पक्का? गॉट इट स्टूडेंट्स? ओके। कोरिलेशन कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द वेरियस कैटेगरीज। पहला है मेरे पास पॉजिटिव कोरिलेशन, मैंने अभी आपको समझा ही दिया है। इसके एग्जांपल जैसे कि प्राइस एंड सप्लाई गिवन है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर गिवन है, इनकम बढ़ती है तो हमारे खर्चे बढ़ते हैं, हाइट एंड वेट गिवन है, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन बताता है जहाँ पे दोनों वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में जाते हैं। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। सपोज अब यहाँ पे देखते हैं x की वैल्यू, देखो अब कैसे हो रहा है, 20, 30, 40, 50, 60। तो x की वैल्यू तो मेरी इंक्रीज हो रही है। वहीं पर अगर मैं कंपेयर करती हूँ y की वैल्यू को, पहले 120 था, फिर 170 था, फिर 220 था, फिर 270 था, फिर 320 था, तो यहाँ पे भी y की वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है। तो दोनों वेरिएबल्स मेरे साइमल्टेनियसली इंक्रीज हो रहे हैं। वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ नेगेटिव कोरिलेशन की, यहाँ पे आप देख सकते हो 60 से 50 हुआ, 50 से 40 हुआ, 40 से 30, देन 20। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वैल्यू कम हो रही है, एंड y के उसमें क्या हो रहा है, y के उसमें भी वैल्यू कम हो रही है। तो ये क्या है, पॉजिटिव रिलेशन ही है, याद रखिएगा। पॉजिटिव क्यों है स्टूडेंट्स, बिकॉज यहाँ पे सेम डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में दोनों
जा रहे हैं। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट। तो सेम डायरेक्शन का मतलब है या तो दोनों अपवर्ड स्लोपिंग हो या तो दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग हो, दोनों को ही बस सेम डायरेक्शन की बात हो रही है, डायरेक्शन की बात हो रही है जब हम बात कर रहे हैं कोरिलेशन की। डन। नेक्स्ट वी हैव इज नेगेटिव कोरिलेशन. So when two variables move in opposite direction, that is when one increases the other decreases and vice versa, then such a relation is called as a negative relation. कि जब कोई एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है, या दूसरा इंक्रीज हो रहा है तो फर्स्ट वाला हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब दोनों में एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा. तो अगर हम बात करते हैं राइज इन द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल एंड द फॉल इन अनदर, तो x एंड y मेरे पास आते हैं. अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 10, 20, 30, 40, 50, ये मेरा इंक्रीजिंग उसमें जाने लग गया. एंड y की अगर हम बात करते हैं 100, 90, 80, 70, 60, ये डिक्रीज हो रहा है. तो यहाँ पे एक इंक्रीज हो रहा है, दूसरा डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? इनवर्स रिलेशनशिप. तो क्या आएगा? नेगेटिव कोरिलेशन. क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट. Based on the ratio of the variations between the variables, correlation can be classified as linear and non-linear. देखो लीनियर वाली की सारी जो चीज़ें हैं ना, वो अपन को ऐसे अपवर्ड स्लोपिंग और उसके जो डॉट्स हैं अपन को वहीं दिखेंगे. तो लीनियर में एक ही वेरिएबल को अपन स्टडी कर रहे होते हैं, एंड दिस टर्म इज यूज व्हेन टू वेरिएबल्स चेंज इन द सेम रेशो. इफ टू वेरिएबल्स दैट चेंज इन फिक्स्ड प्रपोर्शन, ठीक है, are displayed on the graph paper. So when there is a constant change in amount of one variable, तो सिर्फ एक वेरिएबल के चेंज पे से दूसरे वेरिएबल में जब मैं चेंज देख रही हूँ वो कांस्टेंट पे हो रहा है, कॉन्स्टेंटली एक ही प्रपोर्शन में इंक्रीज हो रहा है, इसलिए वो स्ट्रेट लाइन अपवर्ड बन जाता है. तो मेरे पास क्या हो जाएगा? लीनियर कोरिलेशन. क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ. In the above graph, for every change in the variable x by y units, there is a change of 10 units in variable y. The ratio of change of variable x and y in the above schedule is 1:2. तो इसमें ऑलरेडी हमें जो स्केड्यूल हमने पढ़ा है उसको हमने देखा है कि सेम प्रपोर्शन में चेंजेस देखने को मिल रहा है. सिमिलरली नॉन लीनियर में क्या होगा? जैसे कि आप देख सकते हो स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही. स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं आ रही? बिकॉज कांस्टेंट तरीके से चीज़ें चेंज नहीं हो रही, इसलिए स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है. क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट. ये सारी चीज़ें आपको बस सीखनी है स्टूडेंट्स की, अगर अपने पास कोई थ्योरी क्वेश्चन आता है तो अपन उस चीज़ को हैंडल कर पाएँ, है ना, क्योंकि बाकी जो भी अपन क्वेश्चंस करेंगे ना वो थोड़े अलग तरीके के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं. क्लियर, ओके. Now based on the number of variables involved, correlation can be classified as simple correlation and partial correlation. सिंपल कोरिलेशन मतलब दो वेरिएबल्स को अपन कंपेयर करेंगे. वहीं पे पार्शियल में क्या होगा? जब मैं एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से कंपेयर करूंगी और बाकी सारे वेरिएबल्स को कांस्टेंट रख दूंगी. जैसे कि हम लोग लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई में पढ़ते हैं कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो वेरिएबल उठा लिए, एक मैंने उठा लिया प्राइस एंड उसके कंपैरिजन में मैं डिमांड को नोटिस करती रहती हूँ. बाकी सारे फैक्टर्स जो डिमांड को इम्पैक्ट करते हैं मैंने सबको कांस्टेंट रख दिया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्शियल कोरिलेशन. क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ. Then we have is multiple correlation. Multiple correlation implies that study between three variables simultaneously, because multi का मतलब ये दो से ज़्यादा, तो अगर हम उनको स्टडी करेंगे तो multiple correlation हो जाएगा. Now very important, ये अच्छा क्वेश्चन हमारे पास है, that is degree of correlation. So the degree of correlation is measured through the coefficient of correlation. The degree of correlation for the given variable can be expressed in the following ways. पहले है मेरे पास perfect correlation, एंड देन परफेक्ट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव मेरे पास आएगा. देन वी हैव जीरो कोरिलेशन, लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन. सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको समझना है जो रेंज ऑफ कोरिलेशन है ना वो +1 से -1 के बीच में अपनी रहती है. ठीक है, परफेक्टली कोरिलेटेड का मतलब क्या रहता है? इफ द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स इज इन सच अ वे दैट इट वेरीज इन इक्वल प्रपोर्शन, इंक्रीज और डिक्रीज, इट इज सेड टू बी परफेक्टली कोरिलेटेड. हम इसको बोलते हैं 1 से डिनोट कर देते हैं कि ये परफेक्टली कोरिलेटेड है, कि एक में चेंज जो दूसरे में चेंज हो रहा है
कांस्टेंट तरीके से हो रहा है तो वो क्या बन जाता है, परफेक्टली कोरिलेटेड। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। डन। अब इसमें भी पॉजिटिव क्या हो जाएगा, +1, एंड नेगेटिव क्या हो जाएगा, -1, तो उसी को हमने यहाँ पे इंडिकेट किया है। ठीक है, नाउ वी हैव जीरो कोरिलेशन, मतलब जो दो वेरिएबल्स आपने उठाए हैं उनके बीच में कोई भी कोरिलेशन अगर नहीं बैठा तो वो क्या हो जाएगा, जीरो कोरिलेशन। लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन मतलब कुछ पॉइंटर्स में जब मेरे पास वैल्यू आ रही है। सो देयर इज अ सिचुएशन विद अ लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन परफेक्ट एंड एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। In real life, it was found that there is a limited degree of correlation. The coefficient of correlation in this case lies between +1 to -1. ठीक है, तो हमारा जो डिग्री रहता है, जो रेंज रहता है कोरिलेशन का, वो कैसे रेंज करता है, +1 से लेके -1 तक हमारा रेंज करता है। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास क्या होता है, जीरो कोरिलेशन। सिमिलरली लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन में भी, क्योंकि मुझे पता है मेरी रेंज +1 से -1 के बीच में रेंज करती है, तो इसमें 0.9, 0.75, 0.25 ऐसे बहुत सारी वैल्यूज आपको देखने को मिल जाएंगी जो इसके अंदर वेरी करेंगी। क्लियर, ओके। नेक्स्ट वी हैव correlation is limited negative when there are unequal changes in the opposite direction, and correlation is limited and positive when there are unequal changes in the same direction. अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव है, सेम डायरेक्शन में तो पॉजिटिव है। ठीक है, ये चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन क्या बोला है, अब देखो इसको याद कैसे करना है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि ये तो हमारा परफेक्टली कोरिलेटेड है, तो अगर कुछ भी, एंड 0.9 भी लिख लो, एंड देन वी हैव 1, ये मेरा सबसे ज़्यादा हाई डिग्री रहता है, ये सबसे ज़्यादा मेरा लो रहेगा। ठीक है, फिर मेरे पास क्या रहेगा, जो मॉडरेट रहेगा 0.25 से ये रहेगा, फिर ये क्या रहेगा, हाई वाली कैटेगरी में ही आएगा। ठीक है, एंड हम इसको क्या बोलेंगे, मॉडरेटली हाई, एंड उसके बाद जो मेरे पास बचेगा वो क्या रहेगा, दैट इज हाई डिग्री। क्लियर, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से सभी। अब जैसे कि यहाँ पे आप दिख रहा है परफेक्ट कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन +1 हो जाएगा, नेगेटिव कोरिलेशन -1, वेरी हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन 0.9, यहाँ पे -0.9, फेयरली हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन क्या हो जाएगा, 0.75 से 0.9 तक, देन 0.25 से लेके 0.75 तक मॉडरेट रहेगा, एंड 0 से 0.5 तक लो डिग्री रहेगा, एंड देन वी हैव जीरो लेवल ऑफ कोरिलेशन। तो कैसे याद रख लो, 1, 0.9, 0.75, 0.25 एंड लास्ट में मेरे पास आ जाएगा 0। तो अगर मैं 1 से इधर तक कैटेगरी में जाऊंगी तो हाई डिग्री आएगा, देन ये फेयरली डिग्री आएगा, ये मॉडरेट आएगा, एंड दिस विल बी वेरी लो। क्लियर, नाउ स्कैटर्ड डायग्राम, दिस इज वन ऑफ द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कोरिलेशन, एंड सबसे इजीएस्ट मेथड हमारे पास रहता है स्कैटर्ड डायग्राम को कैलकुलेट करना कोरिलेशन के अंदर। So simple and attractive method of measuring correlation by diagrammatically representing bivariate distribution, bivariate का मतलब दो variables को present कर रहे हैं, of the nature of the correlation between the variable is known as scattered diagram method. This method gives the investigator analyst a visual idea of the nature of the association between the two variables. It is the simplest method of studying in the relationship between two variables as there is no need to calculate any numerical value. तो यहाँ पे कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं है, ड्राइंग जैसे में बनाना है, हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये बहुत सिंपल है। ठीक है, सबसे पहले 2 स्टेप से आपको प्लॉट करनी है वैल्यूज़, और अपना पूरा बार ग्राफ जैसा जो बनाते हैं अपन ग्राफ पे वैसे बनाना है, एंड उसका इंटरप्रिटेशन करना है। तो सबसे पहले आप एक ग्राफ बना लीजिए। ग्राफ के 2 एक्सेस होते हैं हमारे पास, y एक्सेस, x एक्सेस को बनाइए। पॉजिटिवली परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेटेड का मतलब क्या है कि जो आपका ये लीनियर कॉम्बिनेशन जो हम पढ़ रहे हैं उसमें सारी जो डॉट्स हैं वो एक ही लाइन में आती हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपका पॉजिटिव कोरिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन है, इसलिए अपवर्ड स्लोपिंग है। सेम चीज़ अगर नेगेटिव होती तो कैसे हो जाता, इस तरीके से जाता, तो वो नेगेटिव कोरिलेशन मेरे पास हो जाएगा। क्लियर,
So if the points of the scatter diagram fall on the straight line and have a positive slope, then the correlation is said to be perfectly positive. तो ये क्या हो जाएगा? R is equals to +1. Okay. Second, perfect negative correlation. If the points of the scatter diagram fall on a straight line and have a negative downward slope, then the correlation is said to be perfectly negative. जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा straight line रहता है, सारे डॉट्स इस पे लाई करते हैं, लेकिन अगर वो नेगेटिव स्लोपिंग है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो perfectly negative हो जाएगा. Clear? So take a screenshot of this one first of all. सेकेंड, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए. थर्ड, अगेन पॉजिटिव कोरिलेशन है, लेकिन हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन हम मान के चल रहे हैं कि जो हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन है, इसी के आजू बाजू मेरे सारे जो डॉट्स हैं स्कैटर कर रहे हैं. तो ये क्या बताता है कि पॉजिटिव कोरिलेशन है, काफ़ी क्लोजली रिलेटेड है. वहीं पे अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा. अब जब जो डॉट्स है मेरे पास, जो डॉट स्कैटर्ड है ना, वो अगर बहुत पास पास है तो हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन होता है. अगर बहुत दूर दूर है जैसे कि इस वाले केस में, तो लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन होता है. लेकिन अगर अपवर्ड स्लोपिंग है तो पॉजिटिव ही होगा. क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ. ग्रेट. नाउ फोर्थ वी हैव इज नेगेटिव कोरिलेशन. नेगेटिव कोरिलेशन सेम चीज होती है लेकिन डाउनवर्ड स्लोपिंग में हो जाएगी. स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से. स्कैटर्ड डायग्राम बहुत कम चांसेस होते हैं आने के, बिकॉज कोरिलेशन में अच्छे खासे लेवल पूछने वाले डिफिकल्ट क्वेश्चंस बहुत हैं. नेक्स्ट वी हैव इज नो कोरिलेशन. जब हमारा जो एक लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है, दोनों वेरिएबल्स बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, तो ये कुछ आपको ऐसा दिख रहा है बिल्कुल स्कैटर्ड है ना, कोई भी चीज़ पास में नहीं है, कोई लीनियर कोई लाइन ऐसे जा ही नहीं रही है. तो इंडिकेट कर रहा है कि ये जो एक नो कोरिलेशन वाला मेथड हमें देखने को मिल गया है. क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ. ना हाउ टू इंटरप्रेट अ स्कैटर डायग्राम. स्कैटर डायग्राम को आप कैसे इंटरप्रेट करोगे कि उसके बारे में हम क्या जानें. अगर स्कैटर्ड पॉइंट्स बहुत ज़्यादा क्लोज हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है, अगर लाइन मेरे पास लीनियर लाइन है. सो इफ द प्लॉटेड पॉइंट्स आर क्लोज टू ईच अदर, देन द एनालिस्ट कैन एक्सपेक्ट अ हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स. हाउएवर इफ द प्लॉटेड पॉइंट्स आर स्कैटर्ड वाइडली, तो वो मेरे पास पुअर कोरिलेशन हो जाएगा. Trend or no trend. If the points plotted on the scatter diagram shows any trend, either upward or downward, then it can be said the variables are correlated. तो समझ में आ जाता है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि वो कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं. क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ. नाउ वी हैव इज अपवर्ड और डाउनवर्ड ट्रेंड, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया था, जो डायरेक्शन के बेसिस पे रहता है. एंड परफेक्ट कोरिलेशन क्या होगा? जहाँ पे सारी जो डॉट्स हैं स्कैटर डायग्राम की, वो एक लाइन में आ रही हैं. तो क्लियर? सो व्हाट आर द मेरिट स्टूडेंट. स्कैटर डायग्राम सबसे अच्छा क्यों माना जाता है? पहली बात तो ये बहुत ही सिंपल है, फर्स्ट स्टेप है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू मुझे कैलकुलेट नहीं करनी, तो मेरे लिए काफ़ी इजी हो जाता है. तो अगर मैं सिंप्लिसिटी की बात करूं, स्कैटर डायग्राम इज अ सिंपल एंड अ नॉन मैथमेटिकल मेथड टू स्टडी कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स. वेयरएज फर्स्ट स्टेप की अगर हम बात करेंगे, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. नेक्स्ट है मेरे पास easily understandable. So one can easily understand and interpret scatter diagram beside only at a single glance at a diagram. One can easily tell the presence or the absence of correlation. आराम से डायग्राम देख के हम समझ जाएंगे कि उसके बीच में कोई correlation है कि नहीं है. नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम आइटम्स, क्योंकि स्टार्टर डायग्राम में ऐसा कोई मीन मीडियन मोड टाइप का कोई तो हम मेथड यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिंपल डायग्राम के बेसिस पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी एक्सट्रीम वैल्यूज़ का कोई काम नहीं रहता. वहीं पे डीमेरिट्स क्या है कि सबसे ज़्यादा इसमें एक्यूरेसी नहीं है ना. सिंपल है, इजी है, लेकिन एक्यूरेट नहीं है, इसलिए तो ज़्यादा लोग इसको प्रैक्टिस नहीं करते. तो अगर मैं रफ मेजर की बात करूँ, स्कैटर डायग्राम ओनली गिव्स अ रफ आइडिया ऑफ द डिग्री एंड द नेचर ऑफ कोरिलेशन between the two variables. Therefore, it is only a qualitative expression rather than a quantitative expression. Only qualitative data को मैं यहाँ पे study कर सकती हूँ, quantitative expression को नहीं.
नॉन मैथमेटिकल मेथड है बिकॉज यहाँ पे जो मेथड्स है इसमें कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं होता. अनसुटेबल फॉर लार्ज ऑब्जर्वेशन because if there are no more than 2 variables it becomes difficult to draw a scattered diagram. तो उस केस में ये suitable नहीं है. Take a screenshot. नेक्स्ट अब मेरे पास आता है सेकेंड मेथड जिसके बारे में सब घबराते हैं, दैट इज योर कार्ल पियर्सन्स मेथड. ठीक है, कार्ल पियर्सन्स मेथड आप सभी को पता है कि इसमें बहुत ज़्यादा जो हमारे पास फॉर्मूलेस हैं ये बहुत ज़्यादा स्क्वायर रूट बेस्ड फॉर्मूलाज हैं. तो घबराना नहीं, करेंगे अच्छे से, बता देंगे आपको कैसे याद करना है उनको. सो कार्ल पियर्सन, अ ब्रिटिश स्टैटिस्टिशियन, वाज द फर्स्ट पर्सन टू गिव अ मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर मेजरिंग द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स. Now the Karl Pearson's coefficient of correlation is also known as product method या simple correlation coefficient भी बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन भी बोल सकते हो या सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट भी बोल सकते हो. इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड. ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल आर. आर जो भी फॉर्मूला लिखोगे उसको आर से डिनोट करना रहता है कार्ल पियर्सन्स के फॉर्मूले में. क्लियर? अकॉर्डिंग टू द कार्ल पियर्सन्स, coefficient of correlation is determined by dividing the sum of products of deviations from their respective mean by the product of the number of their pairs and their standard deviation. अब देखिए स्टूडेंट्स, पहले आपके सिलेबस में ना डिस्पर्शन भी हुआ करता था. डिस्पर्शन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशंस निकालने में हेल्प करता है, रेंज निकालने में मदद करता है, क्वार्टाइल्स के बारे में आप उसमें पढ़ते हो. तो ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ते हो डिस्पर्शन में. अब वो आपके चैप्टर में है ही नहीं, आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको उसको कवर अप करने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन स्विच टू डायरेक्टली दिस, जहाँ पे ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में ना स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना दिया होगा. तो आपको चिंता वाली बात नहीं है, हमारा वो चैप्टर सिलेबस में नहीं है. सो हाउ टू टेक आउट स्टैंडर्ड डेविएशन, जो एक टिपिकल लॉन्ग मेथड होता है, वो हमें स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन फिर भी छोटी मोटी चीज़ें जो पढ़नी रहेगी वो आपको बता देंगे. सो कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, इट इज़ अ सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मीन्स. डेविएशन कैसे निकालते हैं आप सभी ने पढ़ा है ना, अज्यूम मीन मेथड पढ़ा था, जहाँ पे हम लोग एक मीन को अज्यूम करते थे, फिर उसका डेविएशन निकालते थे उससे सीरीज से. तो बेसिकली एक्स माइनस मीन के थ्रू हम लोग डेविएशंस को निकालते हैं. तो हमारा ऊपर वाला पॉइंट क्या बोल रहा है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ द डेविएशन फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मीन. क्योंकि बाईवेरिएट सीरीज है, हम दो चीज़ों को पढ़ते हैं, यहाँ पे दो सीरीज को पढ़ते हैं, है ना, दो वेरिएबल्स को पढ़ रहे हैं. तो अगर मैं बात कर रही हूँ डेविएशन की और मुझे उसके मीन्स के डेविएशन से कैलकुलेट करना है, तो एक एक्स का हो जाएगा एंड सिमिलरली मेरे पास एक वाई का हो जाएगा. राइट तो ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ द डेविएशन फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मीन्स हुआ. डिवाइड क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ पेयर्स जो मुझे गिवन है, जो ऑप्शंस मुझे गिवन है, इट्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स. स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल इस तरीके से होता है. ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स हो जाएगा इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई आपको करना पड़ेगा. क्लियर? तब जाके मेरे पास आर का ये पूरा फॉर्मूला बनता है, जो कि मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड डेविएशन. सो आर इज बेसिकली इक्वल्स टू summation of deviation of x and y from their respective means divided by number of pairs into standard deviation of x into standard deviation of y. तो ये मेरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, पूरा का पूरा फॉर्मूला हो जाएगा. क्लियर? अब सपोज मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना भी है. अगर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज निकालना है तो कैसे निकलेगा, सबसे पहले डेविएशन का आप स्क्वायर करोगे, इसका कम करोगे, डिवाइडेड बाय एन करके आपको स्क्वायर रूट करना पड़ेगा. सिमिलरली समीशन ऑफ वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन करना रहेगा, तो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा. वैसे इसका बहुत ही कम यूटिलाइजेशन होता है, सो डू नॉट वरी अबाउट इट, डायरेक्टली ये वाले फॉर्मूले से मेरा सॉल्व हो जाता है. तो सबसे पहले आप इसको जल्दी से अपने कॉपी में लिख लीजिए. डन. Now, Karl Pearson's coefficient of correlation and covariance. So, covariance is a statistical representation of the degree to which two variables vary together. कि उसमें कितना difference है. So, it is basically a number that reflects the degree to which the two variables vary together. And अगर हम बात करें covariance का जो formula रहता है वो काफ़ी similar है, बस simple भी है, summation of x y divided by n. ये एक्स वाई क्या है, डेविएशंस ही हैं. अगेन कोवेरियंस है, तो कोवेरियंस को अपन कुछ इस तरीके से लिखते हैं. ठीक है, दो वेरिएबल्स का कोवेरियंस क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय एन. इसको भी जल्दी से अपने कॉपी में लिखिए.
नाउ कैलकुलेशन ऑफ कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, दो मेथड है हमारे पास, एक है एक्चुअल मीन मेथड और एक है मेरे पास डायरेक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कोरिलेशन। सबसे पहले एक्चुअल मीन मेथड हमें देखना है। देखो एक्चुअल मीन मेथड में ना हमें मीन को कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके डेविएशंस को कैलकुलेट करने पड़ेगा एंड फिर हमारे पास पूरा आंसर आएगा। इसका जो फॉर्मूला होता है जल्दी से लिख लीजिए, ये हम लोग पढ़ रहे हैं एक्चुअल मीन मेथड में। वैसे हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, समीशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय एन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। अगर मुझे आपके क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तो अपन ये वाला डायरेक्टली लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मूले से निकालना है, कि आपको एक्चुअल मीन मेथड से निकालना है, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू, सबसे पहले आप लिखोगे समीशन एक्स वाई लिखा, डिवाइडेड बाय आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। क्या करना है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, यहाँ पे समीशन करेंगे अपन दोनों का। क्लियर, तो मेरे पास आर की वैल्यू आ जाएगी। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से पहले तो। डन। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टूडेंट्स डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, मुझे मीन निकालने की जरूरत नहीं, जैसे कि अज्यूम मीन हम लोग को उसमें निकालना पड़ रहा था। इसमें डायरेक्टली अपन को सिर्फ एक फॉर्मूला लगाना है जो सबको सबसे बड़ा सरदर्द लगता है डायरेक्ट मीन का। इसको याद करने की टेक्निक देखिए, सबसे पहले आप लिखोगे एन और नीचे भी आपको लिखना है एन, ठीक है, दोनों जगह एन लिखा, फिर आपको लिखना है समीशन एक्स वाई, क्योंकि अभी तक तो एक्स वाई ऊपर ही लिख रहे थे आप। अब माइनस क्या करोगे, समीशन एक्स समीशन वाई, इतना लिखा। अब मुझे x की वैल्यू को यहाँ उठाना है एंड यहाँ पे लिखूंगी समीशन एक्स स्क्वायर, माइनस करना पड़ेगा समीशन एक्स स्क्वायर से, ठीक है, इनटू करना है मुझे n का वैल्यू, फिर से इनटू करूंगी, समीशन करूंगी y स्क्वायर का, माइनस कर दूंगी y होल स्क्वायर, समीशन ही आएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली रिपीट हो रहा है अपना, ये वाला जो टर्म है ये रिपीट हो रहा है, यहाँ पे बस n लिख देते हैं। तो अगर मैं आपको सिंपल तरीके से उसको याद करने के लिए बताऊं, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स स्क्वायर, ठीक है, इनटू कर दो समीशन वाई स्क्वायर इंटू समीशन वाई स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो और ये वाले पे ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ पे n लगाओ, यहाँ पे n लगा दिया, ठीक है। नीचे वाला वैल्यू हो गया, ऊपर वाले वैल्यू को कुछ नहीं करना, n समीशन एक्स वाई, देन माइनस करना है आपको समीशन एक्स स्क्वायर समीशन एक्स वाई, तो मेरा आंसर पूरा रेडी होके आ जाएगा। तो सबसे पहले नीचे वाली वैल्यू लिखोगे, फिर ऊपर वाली वैल्यू लिखोगे। ये कौन सा मेरे पास पूरा का पूरा मेथड है, ये कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट का डायरेक्ट मेथड है। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। अगेन बता रही हूँ कैसे इसको लिखना है, याद करना है। सबसे पहले लाइन खींची आपने, यहाँ पे लिखा समीशन एक्स स्क्वायर, उसको माइनस कर दो समीशन एक्स स्क्वायर से, फिर आपको क्या करना है इनटू, देन आप कर लो समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई स्क्वायर, डबल डबल लिख दिया सबसे पहले, फिर सेकेंड वाले पे लगाओ तुम ब्रैकेट, यहाँ पे लिख दो एन, यहाँ पे लिख दो एन, फिर यहाँ पे लगाओ स्क्रीन पूरा हमारा स्क्वायर रूट, यहाँ पे लगाओ अपना स्क्वायर रूट, ऊपर का तो सिंपल है समीशन एक्स वाई माइनस हमारा ये है माइनस ही है समीशन एक्स समीशन वाई। तो ये मेरे पास क्या आ गया, पूरा का पूरा फॉर्मूला बन जाता है। इस तरीके से हमें लर्न करना है, ठीक है। तो तीन फॉर्मूले हमने अभी देखे। सबसे पहले कार्ल पियर्सन्स का फॉर्मूला देखा नॉर्मल वाला, जो ये कहता था समीशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय, ठीक है, विथ समीशन एक्स वाई आपने किया, फिर आप लिख दो यहाँ पे n, फिर अपन कर देते स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, ये वाला फॉर्मूला अपन ने देखा था। उसके बाद हमने फॉर्मूला देखा है स्टूडेंट्स हमारे पास डायरेक्ट मेथड का। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला अपना कोवेरिएंस का फॉर्मूला है समीशन एक्स वाई डिवाइड बाय n। अपने पास जो एक्चुअल मीन मेथड है उसका फॉर्मूला है समीशन एक्स वाई डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, एंड देन हमारे पास ये वाला फॉर्मूला आता है। ये तीनों फॉर्मूलेस हमें याद करने हैं। क्लियर, समझ गए? ओके। अब देखो इसमें भी, अब जो आपने यहाँ पे लिखा है, जो पहले हमने लिखा था वो लिख दूं मैं। पहले क्या लिखा था मैंने, n लिखा था, समीशन x लिखा था, समीशन एक्स वाई लिखा था, माइनस करके समीशन x समीशन y लिख दिया था, डिवाइड कर दिया था। मैंने क्या बोला, पहले सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। एंड जैसे कि यहाँ पे भी लिखा है, इनटू करोगे देन समीशन y स्क्वायर समीशन y स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो, अंडर रूट लगेगा, एंड यहाँ पे आप लिख दोगे n, यहाँ पे भी लिख दोगे n। सेम है सब। अब बस
जब मैं शॉर्टकट मेथड की बात करती हूँ ना, सेम मेथड में आपको क्या लगा देना है, हर जगह स्टूडेंट्स लगा देना है समीशन dy। हर जगह आप क्या लगाओगे, एक्स वाई के आगे आप लगा दोगे d। देखो तो अपना बिल्कुल सेम हुआ कि नहीं हुआ, मतलब पूरा का पूरा शॉर्टकट मेथड जो है बिल्कुल सेम है हमारे मीन मेथड से, डायरेक्ट मेथड से, लेकिन उसमें हमें डी लगाना है। डी से क्या होता है, डेविएशंस निकालना, जब मैं डायरेक्टली डेविएशंस के थ्रू शॉर्टकट मेथड के थ्रू आंसर निकालती हूँ। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट। ऑफ कोर्स वी विल नॉट बी सॉल्विंग मेनी क्वेश्चंस बिकॉज ये हमारा एक रिवीजन पैटर्न है स्टूडेंट्स, रिवीजन कर रहे हैं हम तो उसी हिसाब से चीज़ों को करा जाएगा। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे सबसे ज़्यादा चीज़ क्या कैलकुलेट हो रही है, यहाँ पे हो रहा है स्क्वायर रूट्स निकल रहे हैं, है ना। स्क्वायर रूट निकालने की एक टेक्निक है, वो मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप लोगों को घबराहट ना हो। ये काम करेगी आपके परफेक्ट स्क्वायर्स के लिए। परफेक्ट स्क्वायर्स के लिए तो सबसे पहले कम से कम 10 तक के स्क्वायर्स अपन को आते हैं। सबसे पहले आप वो लिख डालो, जल्दी से लिख डालो। 10 तक के स्क्वायर्स लिखो, मैं टाइम दे रही हूँ। 10 तक के स्क्वायर्स कैसे लिखोगे, यहाँ पे लिखो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 2, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना है 16, 5 का स्क्वायर हमारे पास है 25, 6 का स्क्वायर है 36, 7 का स्क्वायर है 49, then we have 8 का स्क्वायर which is your 64, then we have 9 का स्क्वायर as 81, ठीक है, 10 का स्क्वायर तो 100 है। अब सबसे पहले आप ये लास्ट वाली वैल्यूज देखो, एक है अपने पास 1, वी हैव 2, वी हैव ये 4 है भाई, सॉरी है ना, वी हैव 4, वी हैव 9, वी हैव 6, वी हैव 5 और बाकी रिपीट हो रहे हैं। तो 1 की वैल्यू कहाँ का दिख रही है, एक तो 1 के स्क्वायर में वैल्यू दिख रही है और एक हमें दिख रही है 9 के स्क्वायर में, 1s की प्लेस में हमें देखना है। सिमिलरली 4 की वैल्यू अगर मैं बात करूँ 2 के उसमें दिख रही है एंड मुझे दिख रही है वैल्यू 8 के उस पर। 9 की अगर मैं बात करूँ 3 के उसमें दिख रहा है एंड 7 के उस पर दिख रहा है। 6 की अगर हम बात करेंगे 4 के इसमें है एंड 6 के उसमें है एंड 5 की वैल्यू होती है। तो सबसे पहले आप सभी को ये वाला जो डेटा है स्टूडेंट्स ये अच्छे से आपको लर्न कर लेना है, ये जो डेटा मेरे पास गिवन है, ठीक है। अब सपोज हम कोई ऐसा कोई सिचुएशन निकालते हैं जैसे कि मुझे स्क्वायर रूट निकालना है 1726 का, किसका 1726 का निकालने थे, ठीक है। तो अब हमारी टेक्निक क्या कहती है, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि 1s प्लेस के बेसिस से मैंने सारा डेटा लिखा है, ये 1 के प्लेस पे मुझे डेटा लिखा है। आप देखो 6 की वैल्यू कहाँ आ सकती है, या तो 4 में आएगी या तो 6 में आएगी। तो मुझे पता चल गया इतनी चीज़ से कि 6 की वैल्यू तो 4 या 6 से कुछ एंड होगा, जो स्क्वायर रूट होगा चाहे वो 24 हो, 26 हो, 27 हो, वो क्या होगा या तो 24 या तो 26 या लास्ट में 4 या 6 आएगा। अब आगे इसकी कौन सी वैल्यू पता लगाने के लिए तो लास्ट 2 डिजिट्स को हम लोग हटा देंगे, फिर ये वाली वैल्यू को हम देखेंगे। जैसे कि 17 किसी का स्क्वायर नहीं होता, लेकिन हम देखेंगे कि इससे पहले कौन सा मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर आ सकता है। तो मुझे पता है कि 17 से पहले 4 का स्क्वायर है जो 16 हो सकता है। तो मुझे अब इतना कंफर्म हो जाएगा कि 1726 का स्क्वायर रूट या तो 44 है या तो 46 है, ठीक है। क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, या तो 44 है या तो मेरे पास 46 है। क्लियर, इतना कि आप सभी ने जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। डन, क्लियर। तो सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया कि या तो मेरा आंसर 44 हो सकता है या तो मेरा आंसर 46 हो सकता है, इतना हमें समझ आया। अब देखो मुझे ये देखना है कि ये जो मैंने 4 को चुना है यहाँ पे, क्योंकि 17 से पहले तो वही था, जो 4 की वैल्यू है मैं इसको 4 को नेक्स्ट टर्म से ऐड कर लूँगी, 4 को नेक्स्ट टर्म से ऐड कर लूँगी ना, 4 × 5, तो 4 × 5 कितना होता है 20। अब आपको देखना है स्टूडेंट्स की जो 17 है इसकी वैल्यू 20 से ज़्यादा है कि कम है, कम है, तो आपको जो कम वाला है वो ही हमारा इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 1726 का स्क्वायर कितना आ गया 44। तो जब भी परफेक्ट स्क्वायर्स निकालने होंगे तो आप ये वाली टेक्निक का यूज़ कर सकते हो। टेक अ स्क्रीनशॉट। क्लियर, शॉर्टकट मेथड मैंने आपको बता दिया कैसे लर्न करना है।
assumptions of coefficient of correlation देखते हैं. So Karl Pearson's coefficient of correlation is based on the following assumptions. पहला क्या है, linear relationship रहता है दोनों के बीच में. In this method it is assumed that there is a linear relationship between the variables, that is if the paired observation of both the variables are plotted on a scatter diagram, the plotted points will form a straight line. तो हमें मान के चल रहे कि कार्ल पियर्सन का जो फॉर्मूला हम लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं लीनियर रिलेशनशिप को जस्टिफाई कर रहा है. नेक्स्ट क्या है मेरे पास, कैजुअल रिलेशनशिप. There is no cause and effect relationship between the two variables under the study. However, there exists a cause and effect relationship between the forces affecting the two variables. So correlation is meaningless if there is no such relation. तो कुछ ना कुछ तो association होगा ही, right? Take a screenshot. Now we have normal distribution. So the two variables in the study are affected by a large number of independent cases or causes of such a nature as to produce normal distribution. Variables such as height, weight, color of skin, commodity prices, demand, supply, etc. are affected by multiplicity of forces. देखो हम सभी को पता है कि जितने भी हम बातें कर लें, दो वेरिएबल्स को दो तरीके से तो चीज़ें अफेक्ट नहीं होती, बहुत सारे मल्टीपल वेरिएबल्स अफेक्ट करते हैं. तो ये वाला पॉइंट उसी को पॉइंट ऑफ व्यू को बता रहा है. द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज मोर रिलायबल इफ द एरर ऑफ मेजरमेंट इज रिड्यूस्ड टू द मिनिमम. कोई भी चीज़ रिलायबल तभी होगी जब उसमें कम से कम गलतियाँ होंगी, तो उसी को हमने यहाँ पे हाईलाइट किया है. लेट्स अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. ये इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए, तो इसको अच्छे से मार्क कर लेंगे. इस पे बेस्ड हमारे पास असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है. तो अगर मैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन की बात करती हूँ, पहली प्रॉपर्टी क्या है कि कोरिलेशन की जो रेंज है ना वो लाई करती है -1 से +1 के बीच में. सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ आर विल ऑलवेज सर्व एज यूजफुल चेक ऑन द करेक्टनेस ऑफ अ कैलकुलेशन. अगर मेरा कोई वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि भाई मैंने कोरिलेशन सही से निकाला ही नहीं है. नेक्स्ट क्या है मेरे पास, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल ऑफ मेजरमेंट्स. We will observe that changes of origin and scale of both the variables will have no effect on correlation coefficient. Clear? Take a screenshot. Next, the coefficient of correlation is a measure of linear relationship. R is positive when both the variables increase or decrease together. R is negative when the value of one variable increases and the other decreases. तो हम देख चुके हैं कि linear relationship में positive क्या है, जब दोनों same direction में जा रहे हैं, negative हैं. अगर वो negative जगह मतलब inverse relationship है. So if two variables x and y are independent, coefficient of correlation between them will show no independency या no correlation, तो वो zero की तरह आएगा. Screenshot ले लीजिए. ये statements ऐसे कैसे लिखे आएंगे, आपसे true and false पूछ लेंगे. Now, let's understand the merits and demerits of the coefficient of correlation. सबसे पहले तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर मेथड है. सेकेंड, डिग्री एंड द डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन की एक्यूरेसी हमें देखने को मिलती है. सो इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर एंड द मोस्ट वाइडली यूज मैथमेटिकल मेथड ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स. And the correlation coefficient summarizes in one figure can not only degree of the correlation but also the direction, that is whether correlation is positive or not. तो हमें सिर्फ ये नहीं पता चलता कि वो कितना रेंज है, हमें पता चलता है कि डिग्री क्या है और डायरेक्शन क्या है, दोनों पता चलता है. नेक्स्ट क्या है मेरे पास, डीमेरिट्स में अगर हम बात करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्टेड रहता है बिकॉज इसमें मीन की वैल्यू आ रही है. एंड हमें पता है कि मीन एक मैथमेटिकल एवरेज है और मैथमेटिकल एवरेज में क्या होता है कि एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट होता ही है. नेक्स्ट क्या है, बहुत ज़्यादा मेरे लिए क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है. एंड अजम्पशंस ऑफ लीनियर रिलेशनशिप की अगर हम बात करें, द कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑलवेज अज्यूम्स लीनियर रिलेशनशिप रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट वेदर दैट अजम्पशन इज करेक्ट और नॉट. तो यहाँ पे हमेशा एक आपको लीनियर रिलेशनशिप देखने को मिलेगा. एंड ज़रूरी नहीं कि दोनों के बीच में कोई एक रिलेशनशिप हो, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव कुछ तो आपको कॉसेशन देखने को मिल सकता है. पॉसिबिलिटी ऑफ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, that one has to be very careful in interpreting the value of the coefficient of correlation as very often the coefficient is misinterpreted. इसका मतलब क्या है कि देखो हमें पता है कि एक्यूरेसी प्रिसीशन इस पर्टिकुलर मेथड में है बिकॉज बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम रॉन्गली इसको इंटरप्रेटेट करें, तो उससे हमें केयरफुल रहना है. क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ. फाइन.
So now students, we have the third method, that is Pearson's rank correlation. As compared with the Karl-Pearson's correlation, this method is comparatively easier. So coefficient of correlation by Karl-Pearson's method can be ascertained only when quantitative measurement of various items of a series are available. However, in many cases, the direct measurement of the phenomenon under study is not possible. For example, qualitative variables like efficiency, honesty, intelligence, ability, bravery, beauty, etc. cannot be measured in the quantitative terms. जब भी आपने कार्ल पियर्सन के मेथड में कोवेरिएंस एंड आपने डिफरेंट मेथड्स को देखा जिसमें बहुत ज़्यादा स्क्वायर रूट्स वगैरह हमने देखे, यहाँ पे हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल टर्म्स में आपको देखने को मिलेगी, मतलब हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्वांटिटेटिव टर्म्स में देखने को मिलेगी. तो अगर मुझे उस चीज़ को क्वांटिफाई करना है, मतलब मैं चाहती हूँ कि वो चीज़ क्वालिटेटिव भी हो, तो स्पीयर्समैन की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये हर टाइप के डेटा को स्टडी करने में हेल्प कर देता है, चाहे वो क्वालिटेटिव हो चाहे वो क्वान्टिटेटिव हो. क्लियर? So if we want to study the correlation between two such qualitative variables, say intelligence and beauty, then Spearman's rank correlation is used. Now, the measure of rank correlation was developed by British psychologist Charles Edward Spearman in 1904. In this method, various items are assigned ranks according to their characteristics and a correlation is computed between these ranks. Clear? तो हमें भी इसमें रैंक्स, जैसे कि उसमें हम लोग कोरिलेशन का डिग्री और ये सब चीज़ें देख रहे थे, स्पीयर्समैन में रैंक मेथड इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसमें रैंक्स के बेसिस पे हम लोग दोनों को बीच में कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं. अब नाउ इसमें बीच हम लोग बात करते हैं रैंक कोरिलेशन की. ये हमें परमिट करता है टू कोरिलेट बिटवीन टू सेट ऑफ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑल्सो. कि इससे पहले क्या होता था, हम सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा को स्टडी कर पाते थे, लेकिन इसमें मैं क्वालिटेटिव डेटा को भी स्टडी कर पाऊंगी. लाइक इन अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट, कोई पेजेंट वगैरह कुछ है या ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, if two judges have ranked the participants in order of their प्रेफरेंस के उसके बेसिस पे हमने रैंकिंग कर दिया कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो दो जजेस के बीच में कितना कोरिलेशन, उन्हें कैसी रैंक्स को बनाया है, उसको भी मैं इधर से फिगर आउट कर सकती हूँ. राइट? तो स्पीयर्समैन्स रैंक कोरिलेशन फॉर्मूला फॉर द कंप्यूटिंग कोरिलेशन इज, अब इसका जो फॉर्मूला रहता है स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो रैंक ऑफ कोरिलेशन का आर के से अपन को डिनोट करना है इसको. इसका फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस सिग्मा, ठीक है, सॉरी 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन क्यूब माइनस एन. इसका बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है. एक और फॉर्मूला इससे बड़ा वाला वो पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये वाला फॉर्मूला जल्दी से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए. इसके रिगार्डिंग जितने भी सोल्यूशंस है स्टूडेंट्स आपको मिल जाएंगे हमारे रेगुलर वीडियोस में, तो आप उसके वीडियोस को जाके देख सकते हो फॉर वेरियस क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर्मेट. Clear? Next we have important points. So the value of coefficient is interpreted in the same way as Karl Pearson's coefficient of correlation. Its value ranges between +1 and -1. तो सिमिलरली कार्ल पियर्सन में जैसे कि हमने पढ़ा कि +1 से लेके -1 तक की वैल्यू रहती है, यहाँ पे भी +1 से लेके -1 की वैल्यू को हम सेम तरीके से मेजर करते हैं. 1 हमारा परफेक्टली कोरिलेटेड बताता है, 0 का मतलब होता है कि कोई कोरिलेशन नहीं है. ठीक है, अब हमारे पास 3 सिनेरियोज में स्पीयर्समैन्स रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला लगता है. पहला होता है जहाँ पे मुझे रैंक्स गिवन रहती है, दूसरा होता है जहाँ पे मैं रैंकिंग कर देती हूँ. अब जैसे कि आपको पता है कि मैंने किसी को 10, 15, 14 और 20 नंबर दिए हैं, किसी को मैंने 10, 14, 16 और 18 नंबर दिए हैं. तो इस हिसाब से मैं इनको नंबरिंग करूँगी कि सबसे फर्स्ट ये है, फिर सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है. यहाँ पे कैसे रैंकिंग करूँगी, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है. तब मैं ये देखूँगी कि दोनों के बीच में कितना कोरिलेशन है. ये मेरी रैंक 1 हो जाएगा, ये मेरा रैंक 2 हो जाएगा. क्लियर? डेविएशन कैसे निकलेगा, जब मैं R1 में से R2 को माइनस करूँगी, तब जाके मैं अपना ये वाला फॉर्मूला को अप्लाई कर पाऊँगी. तो यहाँ पे जो d दिख रहा है वो बेसिकली डेविएशन का स्क्वायर है, कि जो डेविएशन मेरे पास आएंगे इसका मैं स्क्वायर करूँगी. क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ. तो कई बार ये रैंक्स मुझे गिवन रहती तो मैं कर देती हूँ, लेकिन कई बार होता है कि जो रैंक है वो 2 बच्चों को मिल गई, किसी को 1 मिली, दूसरे को भी 1 मिल गई, या किसी को 2 मिली और तीसरे को भी 2 मिल गई. तो ऐसे में क्या किया जाता है, पॉइंटर्स में हम रैंक दे देते हैं कि अगर 3 और 4 के बीच में लड़ाई हो रही है तो मैंने क्या किया, दोनों को 3.5 3.5 दे दिया, लेकिन फिर मैं 4 की वैल्यू नहीं लिखूंगी, डायरेक्टली 5 लिखूंगी. इस तरीके से हमारा रैंक्स बनते हैं.
ठीक है, तो ये मेरा फॉर्मूला है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एग्जाम्पल देख लेते हो बेटर अंडरस्टैंडिंग। परफेक्ट पॉजिटिव रैंक कोरिलेशन, अगर R1 हमारे पास 1 है एंड R हमारे पास जो रहेगा -1 भी निकल सकता है। तो सबसे पहले A B C D मुझे गिवन है, R1 एंड R2 गिवन है, मुझे रैंक्स ऑलरेडी गिवन है एंड डेविएशंस मुझे कैलकुलेट करना है और उस डेविएशन का मैं स्क्वायर कर दूंगी। अब क्योंकि इसमें कोई डेविएशन नहीं है इसलिए डेविएशन की वैल्यू 0 आ गई है, तो अपना फॉर्मूला क्या कहता है, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n क्यूब माइनस n। तो n क्या है 4, तो 4 का क्यूब माइनस क्या हो जाएगा 4, है ना, एंड हम इसको डिवाइड कर देंगे, फिर 1 - 6 सिग्मा 0 स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। तो बेसिकली अपनी वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 × 0 यानी अपना 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय हो जाएगा 60 - 1। तो ये तो बड़ा सिंपल हो गया, +1 अपने पास वैल्यू आ जाएगी इसकी। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट, क्योंकि 0 से डिवाइड करोगे तो 0 की वैल्यू 0 ही आनी है, तो बचा अपने पास 1। ठीक है, ओके डन। सिमिलरली सेकेंड वाला सिनेरियो भी हमें गिवन है, जहाँ पे मैंने चीज़ों को चेंज कर दिया है, तब मेरे पास डेविएशंस आ गए हैं। फर्स्ट रैंक को सेकेंड रैंक से माइनस करी तो -3 आएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे तो -1 +1 एंड 3। 3 का स्क्वायर होता है 9, 1 का 1, 1 का 1, 3 का स्क्वायर 9। तो जो मेरे पास समीशन ऑफ डेविएशन स्क्वायर आ रहा है, कितना आ रहा है, 20 की वैल्यू आ गई। तो अब सेम चीज़ को मुझे कैसे पुट करना है, 1 - सिग्मा 20 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, सॉरी 20 ही रहेगा ये तो बेसिकली, क्योंकि 20 हमारा डेविएशन स्क्वायर आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 60, यहाँ पे -1, ये कितना होता है 2, 1 - 2 कितना हो गया, दैट इज योर -1। तो नेगेटिवली कोरिलेटेड आ जाएगा, लेकिन परफेक्ट है, परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेटेड, फॉर्मूला वही लगेगा। When ranks are not given, कई बार क्या होता है सिचुएशन में कि इस वाली सिचुएशन में तुम्हें तो R1 और R2 करके रैंक गिवन थी, कई बार मुझे रैंक्स गिवन नहीं रहती तो मैं रैंक्स दे देती हूँ खुद से। रैंक आप असेंडिंग ऑर्डर में भी दे सकते हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी दे सकते हो। ठीक है, सो लेट्स डू इट। सेम हमारा इसमें आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो अपने पास नंबरिंग रहेगी, सॉरी जो फॉर्मूला है वो सेम ही रहना है। ठीक है, सो व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन तो हम रैंक्स देते हैं, ओके। एंड इसमें भी स्टूडेंट्स जब रैंक्स हम देते हैं तो सेम फॉर्मूला लगेगा, लेकिन जब हमें रैंक्स को रिपीट करना पड़ता है, तो मैंने आपको बताया ना कि मैं पॉइंटर्स में दे देती हूँ नंबर्स, तो पॉइंटर्स में नंबर जाएगा। जब मुझे रैंक्स गिवन रहती हैं या नहीं भी गिवन रहती, लेकिन जब हम लोग रैंकिंग करते हैं तो एक ही रैंक 2 या 3 बार रिपीट होती है, तो उसके लिए एक स्पेशल फॉर्मूला मेरे पास आता है। सो इफ 2 इंडिविजुअल्स आर रैंक्ड इक्वल एट थर्ड एंड द फोर्थ प्लेस, देन हमारे पास क्या हो जाएगा, 3.5 रैंक आ जाएगी। इफ द 3 इंडिविजुअल्स आर रैंक्ड इक्वली थर्ड प्लेस, तो हमारे पास 3 + 4 + 5 यानी 4 4 4 में उनको रैंक दे दूंगी। तो इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, ये कब का सिनेरियो है, जब हम लोग रैंक्स हमारी रिपीट हो जाती है। ना अगर हमें इसको फिर हमें फॉर्मूला को करेक्ट करना पड़ता है। सो इन द केस ऑफ इक्वल और टाइड रैंक्स द कोरिलेशन फॉर्मूला बिकम्स नेसेसरी टू बी करेक्टेड। तो हम लोग क्या करते हैं, इन द फॉर्मूला वी ऐड द करेक्शन फैक्टर, क्या है 1 डिवाइडेड बाय 12 m3 - m। अगर मैं इसको आपके नॉर्मल फॉर्मूला में लिखूंगी तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहले हम क्या लिख रहे थे, हम लिख रहे थे RK = 1 - सिग्मा डी स्क्वायर 6 - सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n³ - n। अब जब मेरे पास रैंक्स रिपीट हो रही हैं तो उस केस में मेरा फॉर्मूला क्या रहेगा, नीचे वाली वैल्यू तो सेम है, n³ - n ही रहेगा। ये हमारे पास RK हो जाएगा, -1 में लगा दूंगी, 6 तो मैं लिख ही रही थी। फिर आपको ये समीशन डी स्क्वायर लिखना है, ठीक है, प्लस कर दोगे 1 डिवाइडेड बाय 12, देन आप करोगे m3 - m। ये कब तक करोगे, जब तक आप देखोगे कि मेरे कितने टर्मिनोलॉजीज रिपीट हो रही है। अगर 2 बार मेरी कोई रिपीट हुई है ना, 2 वेरिएबल्स रिपीट हुए हैं, तो आपको 2 बार ये अपन को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। 3 बार हुए तो 3 बार लगाओगे, और मुझे नहीं लगता कि 3 बार से ज़्यादा आपकी टीचर्स इसको देंगे। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट। Now let's understand the merits and demerits of the rank correlation. So this method is easy to calculate and simple to understand as compared to the Carl Pearson's method. It takes less time in computation.
Rank method is very useful when the data is qualitative in nature like honesty, beauty, intelligence. तो as compared to any other method ये easy इसलिए है क्योंकि ये साथ साथ में सारे type of data में भी चल जाता है. And this is the only method that can be used where we can give the ranks बट नॉट द एक्चुअल डेटा. अगर मुझे सिर्फ रैंक्स भी गिवन हो तो भी मैं कुछ ना कुछ कैलकुलेट करके निकाल सकती हूँ. एक्चुअल डेटा नहीं चाहिए मुझे, बस अगर रैंक्स मिल जाएंगी तो भी मैं आंसर निकाल सकती हूँ. सो व्हेन एक्चुअल वैल्यूज आर गिवन इंस्टेड ऑफ रैंक्स देन दिस मेथड कैन बी यूज्ड टू गेट रफ आइडिया अबाउट द डिग्री ऑफ कोरिलेशन. डीमेरिट्स क्या है सबसे पहले इसके कि कोरिलेशन जो एक बाइवेरिएट सिचुएशन में हम पढ़ रहे हैं इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला काम नहीं करता. Then if the number of values is quite large it becomes very difficult to rank everyone. तो अगर मेरे पास देखो 10 वैल्यू गिवन थी तो रैंक कर लूँगी, चलो 100 भी कर, लेकिन 100 से ज़्यादा वैल्यूज गिवन होंगी तो कैसे रैंक करोगे आप. नेक्स्ट क्या है, रैंक मेथड लैक्स प्रिसिशन. ये इतना करेक्ट, इतना एक्यूरेट नहीं है, इतना प्रिसाइज हमें आंसर नहीं देता जितना एक कार्ल पियर्सन वाला हमें देता है. ठीक है. सो अगर दोनों को कंपेयर करते हैं, दोनों की जो रेंजेस हैं हमें पता है कि +1 से लेके -1 तक रहते हैं. कार्ल पियर्सन का बस एक दिक्कत है कि कार्ल पियर्सन बहुत अच्छा मेथड है, एक्यूरेसी और प्रिसिशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एनी अदर मेथड ऑफ कैलकुलेशन. बस इसमें ये दिक्कत है कि क्वालिटेटिव टर्म्स को रिकॉर्ड नहीं करता. वहीं पे हमारा जो स्पीयर्समैन्स है उसमें ये अच्छी क्वालिटी है कि वो सारे टाइप के डेटा को कैलकुलेट कर लेता है. क्लियर. इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए. डन. थर्ड है हमारे पास rank correlation gives less importance to the extreme values because it gives them rank. However, Carl Pearson's method of correlation gives more importance to extreme values as it is based on actual values. स्टूडेंट्स यही था हमारा कोरिलेशन का पूरा थ्योरी पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है. देखो इस पूरा चैप्टर रिवीजन में मैंने आपका मेन फोकस रखा है थ्योरी पे एंड मैंने मेन फोकस आपका रखा है कि किस तरीके से फॉर्मूलेस हम लोग याद रख सकते हैं. अब इस फॉर्मूले का जो इम्प्लीमेंटेशन है, बिकॉज इसमें प्रैक्टिकल्स में बहुत वेरिएशंस आते हैं. अगर मैं प्रैक्टिकल भी समझाने लगी तो ये तो बेसिकली मेरा बेसिक से समझाना ही हो जाएगा. तो अगर आपको फॉर्मूलाज आपको मैंने बता दी हैं, ये लर्न करने के लिए बाकी इसका इम्प्लीमेंटेशन आप अपनी बुक खोलिए, अपने फॉर्मूले को इसको अप्लाई करना शुरू करिए. आप कहीं भी अटके तो वी हैव आवर नॉर्मल वीडियोस जहाँ पे प्रैक्टिकल के साथ मैंने इसको सॉल्व करके बताया है, तो होपफुली आपको कोई डाउट नहीं रहेगा. तो स्टूडेंट्स एज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. वी टॉक अबाउट CBSE, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12 एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेके क्लास 12 तक. वहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम फॉलो कर रहे हैं वो है हमारे पास दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड. एंड अपार्ट फ्रॉम दीज बोर्ड क्लासेस वी ऑल्सो प्रोवाइड यू 3 स्पेशल कोर्सेज लाइक वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश कोर्स आपको देखने को मिल जाएगा. तो आपको बिल्कुल बने रहना है स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स पर. एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड ई-नोट्स एंड ई-बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं. तो बस बने रहिए हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर. एंड स्टूडेंट्स हमें सिर्फ यूट्यूब पर नहीं, डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पर आपको फॉलो करना है लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल मिस ना हो. तो स्टे ट्यून विद अस ऑन मैग्नेट ब्रेन्स. मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो.